हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 5 में रोग कारकों के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने किन किन रोग कारकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं उनके बारे में मैं एक बार थोड़ी सी समरी लेना चाहूंगी। इसमें हमने सबसे पहले बैक्टीरिया पढ़ा, उसके बाद हमने फंजाई पढ़ा या कवक पढ़ा, फंजाई या कवक पढ़ा। उसके बाद हमने वायरस, फाइटोप्लाज्मा, इनकी स्टडी की। अब अन्य रोग कारक जो छोटे छोटे से दे रखे हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास अन्य रोग कारक के रूप में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम एक बार उसको देख लें कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अन्य रोग कारक में है आद्य बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु, जिसको हम कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। दूसरा इसके अंदर आएगा साइनोबैक्टीरिया। तीसरा आएगा जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी। चौथा हमारे पास वायरोइड, वायरोइड। और पांचवा हमारे पास आता है प्रियोनिक। ठीक है, अभी हमने पहले 5 की डिटेल स्टडी पढ़ी थी। इनकी आपके कोर्स में डिटेल स्टडी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपके कोर्स में दे रखा है इसके अंदर, तो हम इन्हीं को जितना दे रखा है उन्हीं की हम स्टडी करेंगे कि हमें ये किस तरह के रोग कारक है, क्योंकि ये रोग कारक भी प्लांट में डिजीज फैलाते हैं। तो हमारे पास अगर हम ये देखें तो हमारे पास कुल मिला के 10 रोग कारक आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट 3 जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत देख लेते हैं, लास्ट 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आता है इसके अंदर, सबसे पहला है आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, आद्य का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, बहुत पुरानी प्रकार का। ठीक है, प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का। अब आद्य से मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो विशेष प्रकार के ऐसे जीवाणु जो एडवर्स कंडीशन होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, कठिन आवासों में पाए जाते हैं। कठिन आवासों से क्या मतलब है? जैसे गर्म झरने, दलदली आवास, लवणीय मृदा, इन सभी में, गर्म झरनों में, लवणीय मृदा में, अम्लीय मृदा में। ठीक है, अम्लीय मृदा में। तो ऐसी जगह अगर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? आद्य बैक्टीरिया। हम एक अगर परिभाषा बनाए तो एक विशेष प्रकार के जीवाणु जो कठिन आवासों जैसे गर्म झरनों में, दलदली आवासों में, लवणीय मृदा में या अम्लीय मृदा में, इनमें पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। अब दूसरा है कि अगर ये इस तरह इस कठिन आवासों में पाए जाते हैं, इन कठिन आवासों में पाए जाते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, उनमें भी कुछ परिवर्तन होंगे। तो उनमें क्या परिवर्तन होता है? मोस्टली हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन जो आद्य बैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनती है? स्यूडोम्यूरिन की, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये स्यूडोम्यूरिन जो है इनको इन कठिन आवासों में रहने के लिए क्या
अनुकूलन प्रदान करता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे तुमने नाम सुना है, 10th में पढ़ते हैं, मैथनोजन बैक्टीरिया। मैथनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? मैथनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? या तो दलदली आवासों में पाया जाता है या जानवरों की आंत के अंदर पाया जाता है। गाय भैंस जो होते हैं उनकी आंत के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, मेथेन गैस, जब मेथेन गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये मैथनोजन बैक्टीरिया जो आंत में है, जब इनसे गोबर बनता है तो गोबर से कौन सी गैस बनती है? मेथेन गैस बनती है। और ये मेथेन गैस किस बैक्टीरिया के कारण बनती है? मैथनोजन बैक्टीरिया के कारण बनती है। ये है हमारा आद्य बैक्टीरिया। बहुत डिटेल नहीं है इसका। आद्य मतलब बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने प्रकार के बैक्टीरिया। फिर क्यों इन्हें आद्य बैक्टीरिया कहते हैं? क्योंकि ये कठिन आवासों में विशेष प्रकार के जीवाणु हैं जो कि कठिन आवासों में पाए जाते हैं। कठिन आवास कौन कौन से हो सकते हैं? गर्म जल, दलदली आवास, लवणीय मृदा या अम्लीय मृदा। इस कठिन आवासों में रहने के लिए इनमें क्या परिवर्तन होते हैं? तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और ये इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। एक एग्जाम्पल लिया हमने, मैथनोजन बैक्टीरिया जो दलदली आवासों में या जानवरों की, जो पालतू जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके आंत्र में पाया जाता है। गोबर जो निकलती है, उस गोबर से जो मेथेन गैस बनती है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है? मैथनोजन बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हुआ हमारा आद्य बैक्टीरिया वाला पोर्शन। अब हम आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। दूसरा हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहले इसे शैवाल के अंदर रखा जाता था, एल्गी के अंदर रखा जाता था, लेकिन अब क्योंकि इसकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, इसीलिए हम इसको साइनोबैक्टीरिया नाम देते हैं। इसका एक और नाम है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, इसलिए इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये होती है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब ओनली वन सेल। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषी होती है। हम ये जानते हैं, जब भी ये वर्ड आता है प्रकाश संश्लेषी, इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनका केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित नहीं है और दूसरे ऑर्गेनेल इनमें नहीं पाए जाते। ये प्रकाश संश्लेषी है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषी क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, पर्णहरित A, पर्णहरित B, तो इसमें भी पर्णहरित A पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। वह फाइकोसाइनिन इसके अंदर पाया जाता है। दो वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर, पर्णहरित A और फाइकोसाइनिन। प्रोकैरियोटिक सेल है तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है खुला पड़ा हुआ रहता है इसके अंदर। ये प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय है, यानी केवल एक कोशिका इनमें पाई जाती है। दूसरा है, ये साइनोबैक्टीरिया के कुछ वंश जो होते हैं
ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है N2 स्थिरीकरण का काम, एक पहले बहुत पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था N2 स्थिरीकरण का, उसमें ये था कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है मटर कुल के पादपों में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हुआ कि वो, क्योंकि पौधे जो होते हैं सीधे नाइट्रोजन को उपयोग नहीं ले पाते, वो किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। तो इसके भी साइनोबैक्टीरिया में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है। इसकी कुछ जनरा जो है वो नाइट्रोजन बड़े पौधों के साथ जो हायर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ क्या बताते हैं, सहजीविता दिखाते हैं। जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, ये दिखाते हैं। ये और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब भी क्या है, भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करना, उपजाऊ बनाने का काम। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरी शैवाल कहते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इसको बाद में इसको नाम क्या दे दिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनो का नाम क्योंकि इसके अंदर साइनिन फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करते हैं। भोजन कौन से वर्णकों की, इसके अंदर हरित लवक नहीं प्रेजेंट है ना, हरित लवक उपस्थित नहीं है, तो इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो पर्णहरित और फाइकोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसके कुछ जनरा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, सिनोस्टॉक और एनाबिना जो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये हुआ दूसरा आपके साइनोबैक्टीरिया। अब हमारे पास आता है तीसरा रोग कारक जो प्लांट में डिजीज कॉज करने के काम करते हैं, लेकिन दूसरे भी है, यूजफुल भी है वो, कोई जरूरी नहीं कि सभी प्लांट डिजीज कॉज करे। नेक्स्ट आता है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, फेज भी हम कहते हैं इसको ना, फेज भी इसी को कहते हैं। जीवाणु और भोजी नाम से स्पष्ट है, जो जीवाणुओं को भोजन करते हैं या भक्षण करते हैं। तो यहाँ आप जब भी जो कौन वायरस, तो ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भोजन करते हैं, जीवाणुओं को मार डालते हैं, हम उसे क्या करते हैं, या जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। हम सीधा यही कहें कि किसको इन्फेक्ट करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्वार्ट, ये याद रखना नाम, ट्वार्ट व हेरेल ने इसकी खोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी की खोज किसने की, तो ट्वार्ट व हेरेल ने की, और हेरेल ने ही इसका नाम क्या दिया, जीवाणु भोजी। ठीक है, एक बहुत ही एक छोटा सा आता है क्वेश्चन की गंगा नदी को साफ करने का जो जिम्मा है वो एक तरह से साफ करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये जीवाणु भोजी ही उत्तरदायी है। ये वायरस होते हैं, जीवाणु भोजी क्या है, वायरस है, और ये वायरस क्या करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। ठीक है, गंगा नदी को जो साफ करने का, गंगा नदी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको संक्रमित करके उनको खत्म करने का काम किसका के लिए कौन उत्तरदायी था, जीवाणु भोजी उत्तरदायी था। ठीक है, जीवाणु भोजी एक तरह से वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। पहले लास्ट क्लास में 11th क्लास में आपने जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर देखी थी, इस तरह की होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, जिसके अंदर इसका डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये स्टॉक और कॉलर होती है। ठीक है, तो ये जीवाणु भोजी की
जीवाणुभोजी। तो हमने यहाँ पर 3 रोग कारक के बारे में पढ़ा, आद्य बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणुभोजी। ठीक है, अब हमारे पास 2 और बच जाते हैं जिसका हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत